यस, गुड इवनिंग। चरक संहिता सूत्र स्थान का पहला अध्याय और आज अपन पढ़ेंगे 5वीं क्लास। देखिए क्या लिखा हुआ है। कल अपन ने कहां तक पढ़ा था? ये सब हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, यहां से पढ़ना है। चलिए, कोटेशन नंबर 58, शारीरिक और मानस रोगों की चिकित्सा। लिखता है प्रशाम्यत औषधे पूर्वो देव युक्ति विपाश्रय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। अब ये बोल रहा है कि शारीरिक दोषों की चिकित्सा जो है, शारीरिक की चिकित्सा किससे? देव विपाश्रय और युक्ति विपाश्रय से। और मानस रोगों की चिकित्सा में क्या लिखता है? ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। अब देव विपाश्रय युक्ति विपाश्रय सत्तावजे ये चिकित्साएं अपन पढ़ेंगे चरक सूत्र 11 तब बात करेंगे। अभी हालांकि विमर्श में दे रखा है। और मानस रोगों में जो लिखा ना, ज्ञान प्लस विज्ञान प्लस धैर्य प्लस स्मृति प्लस समाधि। तो मानस रोगों मतलब वही उन्माद अपस्मार मद मूर्छा है ना, चित्त उद्वेग इत्यादि भाव, उनकी चिकित्सा है। और एग्जाम में प्रश्न आता है, इसको भी अपन एलिब्रेट करेंगे वहीं पे 11वां जो चैप्टर होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें, शारीरिक की चिकित्सा देव उपाश्रय युक्ति उपाश्रय और मानस रोगों की चिकित्सा ज्ञान विज्ञान धैर्य समाधि स्मृति इत्यादि। चलिए नेक्स्ट, वात पित्त कफ के गुण। रेफरेंस है, देखो त्रिदोषों के गुण चरक बराबर, आवाज क्लियर है ना बाबू? स्क्रीन ब्लर, स्क्रीन तो ब्लर हो ही नहीं सकती, नेट स्लो होगा आपका बच्चों। बाकी सबको स्क्रीन सही आ रही है ना, एचडी है ना आ रही। तो जब आपके नेट की स्पीड स्लो होती है ना तब स्क्रीन ब्लर होती है। बाकी सबको ओके है ना? ठीक है। अब सुनो, त्रिदोषों के गुण चरक ने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में कर्म 18वें में सूत्र के ये गुण, ये कर्म और फिर है स्थान। स्थान त्रिदोषों के बताएं सूत्र के 20। तो इसको ट्रिक से याद करते हैं अपन। जी के शर्मा 1 18 20 क्या है ये? त्रिदोषों के जी मतलब गुण, चरक सूत्र 1, ये सूत्र स्थान के चैप्टर है। के मतलब कर्म और शर्मा एस से स्थान 20वें। तो जी के शर्मा 1 18 20। दूसरी बात, चरक ने वात पित्त और कफ तीनों के ही 7 गुण बताएं। जैसे वात के लिखा है रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर। और इसके बाद में चिकित्सा भी बता दी कि इन गुणों के विपरीत गुणों का सेवन करने से वात का शमन हो जाता है। अब आपसे पूछ ले कि त्रिदोषों के गुण कहां बताए, तो ये तो आपको याद है 1 18 20 से, जी के शर्मा 1 18 20। लेकिन चिकित्सा भी त्रिदोषों की कहां बता दी? पहले में, जहां इनके गुण बताए। एक नोट डाल लेना, वाग्भट ने वात का विशद गुण नहीं माना। अगर चरक से कंपेयर करें तो बाकी इसके चरक के जैसे ही हैं, लेकिन वाग्भट क्या नहीं मानता? विशद गुण नहीं मानता। नेक्स्ट, विमर्श में सुश्रुत का लिखा हुआ आपने बचपन में पढ़ा होगा फिजियोलॉजी के अंदर। अव्यक्तो व्यक्त कर्माच रुक्ष शीत लघु खर त्रियग द्विगुणश्च एवं रजो बहुलेवच। अव्यक्तो व्यक्त कर्माच मतलब समझे इसका? वात जो है वो दिखाई नहीं देती वायु, लेकिन कर्मों द्वारा व्यक्त होती है। जैसे हवा चलनी बंद हो जाए तो आपको गर्मी लगेगी, तेज हवा चलेगी तो क्या होगा? पेड़ पौधे गिरने लग जाएंगे, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। ठीक, तो अव्यक्तो व्यक्त कर्माच, वैसा तो अव्यक्त है लेकिन कर्मों द्वारा व्यक्त है। रुक्ष शीत लघु खर और रजो बहुल वायु बताया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पित्त के गुण और चिकित्सा सूत्र 7 है यहां भी। संस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु। अगर इन 7 गुणों को ध्यान से देखो तो इन 7 में 2 ऐसे हैं जो षड रसों में आते हैं, एक अम्ल और एक कटु।
वाग्भट ने अम्ल और कटु को नहीं माना, मतलब वाग्भट ने रस वाले को नहीं माना, और इन दोनों के स्थान पर लघु और विस्र मान लिया। अब वाग्भट के अनुसार लघु गुण वात व पित्त दोनों का है। बात समझ में आई? वाग्भट ने अम्ल और कटु नहीं माने और उसके स्थान पर लघु और विस्र मान लिया। विस्र का मतलब हो गया फाउल स्मेल आए जिसमें, बदबू आए जिसमें, और लघु गुण वात और पित्त दोनों का ही माना वाग्भट ने। जरूर से याद करना, अम्ल और कटु के स्थान पर लघु विस्र, चिकित्सा इन द्रव्यों के विपरीत द्रव्यों का सेवन करने से। नेक्स्ट देखो सुश्रुत ने क्या लिखा, पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पीतम तथैवं च उष्णम कटु रसश्चैवं विदग्धम अम्लम। सुश्रुत कहते हैं कि प्राकृत अवस्था में पित्त का रस कटु होता है और जब ये विदग्ध हो जाता है तो इसका रस अम्ल हो जाता है। इसने तो मेंशन करा है, लेकिन कटु और अम्ल को डिवाइड कर दिया कि प्राकृत अवस्था में पित्त कटु रसयुक्त और विदग्ध अवस्था में अम्ल रसयुक्त। वाग्भट ने कटु अम्ल दोनों माने ही नहीं और चरक ने इसके प्राकृत गुणों में कटु और अम्ल दोनों को ही माना। नेक्स्ट देखिए कफ क्या लिखता है, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला श्लेषमाणम प्रशमम यान्ति विपरीत गुणेर गुण। कफ के 7 गुण यहां बताए हैं और आगे इन द्रव्यों कफ के गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ का शमन होता है। ये कफ की चिकित्सा। अब यहां पर जो मृदु है और जो मधुर है, इसके स्थान पर वाग्भट ने मंद और सलक्षण बोला। और पिच्छिल जो है इसका एक पर्याय होता है मृत्सन। तो बात तो एक ही है, लेकिन पिच्छिल नहीं बोल के मृत्सन शब्द का प्रयोग किया। तो वाग्भट मृदु व मधुर के स्थान पर मंद और सलक्षण और पिच्छिल के स्थान पर मृत्सन। तो चेंज तो ये 2 ही काउंट होंगे। अब अगर बात करें वात पित्त और कफ, कंपेरेटिव कर रहे हैं चरक और वाग्भट, ठीक है। चरक ने 7 माने गुण, लेकिन वाग्भट ने इसमें से विशद नहीं माना वात में। पित्त की बात करें, चरक ने माने तो 7 ही है, लेकिन चरक ने कौन कौन सा माना, अम्ल और कटु माने हैं, इसने नहीं माने। इसने इनकी जगह पे क्या माना, लघु और विस्र। नेक्स्ट कफ, चरक ने मृदु और मधुर माने, उसके स्थान पर इसने मंद व सलक्षण माना। और पिच्छिल को मृत्सन पर्याय से बोला है वाग्भट ने। ये आपको याद करना है, डायरी में लिखना है। विमर्श में सुश्रुत की लाइन पड़ी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। श्लेष्मा श्वेत स्निग्ध पिच्छिल शीत, वो ठीक है। मधुरस्तु अविदग्ध, कफ के लिए लिखा है कि अविदग्ध अवस्था में प्राकृत अवस्था में कफ का रस कैसा है, मधुर, और विदग्ध अवस्था में कफ का रस लवण हो जाता है, सॉल्टी टेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो साध्य रोगों की चिकित्सा का सूत्र आया है और असाध्य के लिए बोला है कि उनकी कोई चिकित्सा नहीं है। साध्य रोगों की चिकित्सा क्या है, विपरीत गुण देश मात्रा काल। अपोजिट गुण, तो गुण वाले तो अभी श्लोक में पढ़ा आपने, वात के अपोजिट गुण, पित्त के अपोजिट कफ के गुण के अलावा और क्या क्या अपोजिट होना चाहिए, देश मात्रा का। विपरीत गुण देश मात्रा काल, ये चिकित्सा है किसकी, साध्य विकारों। और क्या लिखता है, साधनम न तु असाध्य नाम व्याधि नाम उपदिश्यन्ते। असाध्य रोगों का कोई साधन, कोई चिकित्सा नहीं है। नेक्स्ट रस के संदर्भ में लिखा है, चरक ने लिखा है कि रसनार्थो रसस्तस, रसना का अर्थ रस है। द्रव्यम आपह शीतिस तथा निर्वर्तौ च विशेष च प्रत्येक खादस्त्र। देखिए एक शब्द होता है निवृत्ति, मतलब समाप्त, नष्ट होने के। एक होता है निर्वर्ती, मतलब उत्पत्ति।
ये पता होना चाहिए अगर आप आयुर्वेद की संहिताएं पढ़ते। अगर वह के ऊपर नीचे दोनों तरफ रह उड़ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो शुरुआत है, और खाली नीचे है तो एंड। तो रसन अर्थो रसस्तस्य, रसना का अर्थ रस है। अब आप नोट करो, रस की ऐसा लिखना, चरक बराबर, चरक अनुसार लिखना, चरक बराबर रस के लिए, षड होते हैं ना उनके लिए, रस के लिए, रस की योनि जल, रस का आधार पृथ्वी, रस की उत्पत्ति या निर्वृत्ति जल पृथ्वी दोनों से। रस की उत्पत्ति व निर्वृत्ति जल पृथ्वी दोनों से। और तीसरा लिख दो, विशेष गुणों की उत्पत्ति। विशेष गुणों की उत्पत्ति किससे बाबू? विशेष गुणों की उत्पत्ति। और आलसियों, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, लिख सकते हो ना इतनी देर में, स्क्रीनशॉट पड़ा रहेगा कहीं, कोई देख ही नहीं पाओगे कभी उसको। चरक बराबर रस के लिए, रस की योनि जल, रस का आधार पृथ्वी, रस की उत्पत्ति निर्वृत्ति। हेलो, नमस्कार, क्या कर दिया? क्या करवाना है पता? हाँ 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 हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, मैं बोल दूंगा। ओहो, कोई कोई लोड नहीं, मस्त। नहीं, मैं कह दूंगा, मस्त रहो। हाँ कह दूंगा, मैं कह दूंगा, 100%। अरे नहीं नहीं, मैं बोल दूंगा यार है ना, ना ना, मैं कह दूंगा, चिंता ओ चिंता मत कर, मैं कह दूंगा। हाँ 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 हाँ, तू पूछ लेना। ओ, पक्का पक्का, मस्त रहे। हम्म, हाँ हाँ हाँ, उनसे ही मिल लेना, तो क्या है, वो तो मैं कहूंगा ना। हाँ, पक्का पक्का। हम्म, हो, ठीक है, डन डन डन, पक्का है ना। मैं क्लास में हूँ, बाकी बाद में बात करते रहो, फोन करता हूँ। ओके, देखो चरक अनुसार रस के लिए अगर पूछे तो रस की योनि जल। भाई रस जो है, योनि का अर्थ है उत्पादक हेतु। उत्पादक हेतु मतलब रस को उत्पन्न करने में बेस क्या है? जल। फिर है आधार, आधार है पृथ्वी। अब आकाश से जब जल गिरता है तो टेस्टलेस होता है, और जब वो पृथ्वी पर गिरता है तो अलग अलग तरह की मिट्टी पर गिरने से अलग अलग प्रकार का रस उत्पन्न होता है। तो आकाश से गिरे हुए पानी को आधार कौन देता है? पृथ्वी। और जब ये आकाशीय जल पृथ्वी के साथ मिलता है तो रस उत्पन्न होता है। इसलिए उत्पत्ति या निर्वृत्ति रस की जल और पृथ्वी दोनों के कारण, विशेष गुणों की उत्पत्ति। अब आपने देखा होगा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इस तरह से रस होते हैं। तो ये डिपेंड करता है अग्नि, वायु और आकाश। ये जो है, ये जल और पृथ्वी के साथ में मिलके और अलग अलग रसों में कॉम्बो बनते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे कि षड रसों का कॉम्बिनेशन क्या है, मधुर रस में कौन सा महाभूत है, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय में कौन सा है। तो आप जरूर से याद रखें कि जल, आकाशीय जल उत्पन्न किससे हुआ? इंद्रजल बोलते हैं जिसको, बादलों से। तो वही जल आगे नीचे आके रस बनेगा। तो ये जो है रस की योनि जल, आधार पृथ्वी, रस उत्पत्ति जब आकाशीय जल पृथ्वी से मिला तो जल और पृथ्वी, और विशेष गुणों का अध्ययन बाकी तीन से। अब यही चीज वाग्भट ने सेम बोली, लेकिन ये चीज उसने रस के लिए नहीं बोल के द्रव्य के लिए बोली। तो आपसे वाग्भट के अनुसार अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा? कि द्रव्य की योनि है जल,
द्रव्य का आधार है पृथ्वी, द्रव्य की उत्पत्ति या निवृत्ति में कारण है जल पृथ्वी, द्रव्य में विशेष गुणों के अध्ययन में कारण है तीनों महाभूत, है ना। ये प्रश्न आया था उत्तराखंड 2015 में, और उसने पूछा था यहां से, ये लाइन आई थी, निवृत्तो च विशेष च, प्रत्यय की जगह फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, खादस्त्र, प्रत्यय का मतलब होता है कारण। तो विशेष गुणों की उत्पत्ति में कारण ख आदि तीनों हैं, ख आदि तीनों, ख मतलब आकाश, वायु और अग्नि, ये तीनों तो विशेष गुणों की उत्पत्ति में कारण। योनि जल आधार पृथ्वी, उत्पत्ति या निवृत्ति जल पृथ्वी दोनों, और विशेष गुणों का अध्ययन बाकी थी। ठीक है, नेक्स्ट 56, रस के भेद। षड्रस होते हैं, स्वादु अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, षटको एवं रसा नाम संग्रह, ये 6 रसों का संग्रह। वाग्भट के अनुसार अगर आपने पढ़ा हो तो वाग्भट लिखता है मधुर अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय, ऐसे लिखता है। यहां उष्ण से तात्पर्य कटु रस है। तो एक तो वाग्भट का सीक्वेंस चेंज है चरक के कंपेयर में, यहां तिक्त पहले आता है, जबकि चरक के अंदर पहले कटु फिर तिक्त फिर कषाय। दूसरा, कटु को उष्ण बोला, और अगर एग्जामिनर के जज जाए मन में कि मेरे को प्रश्न ऐसा बनाना है तो पूछेगा उष्ण है, क्या पूछेगा, पहला ऑप्शन देगा रस, वीरनी रस गुण वीर विपाक, विपाक प्रभाव, और चौथा देगा कोई नहीं। बस ये कोई नहीं ऑप्शन देखते ही सबका दिमाग सूना हो जाएगा कि उष्ण तो गुण है और कोई नहीं जाएगा। ये क्या सवाल पूछा, अरे वो पागल नहीं है, उष्ण रस है, क्योंकि भली कटु हो, लेकिन वाग्भट के अनुसार तो उसने कटु को उष्ण नाम से बोला है ना, जैसे सारंगधर इत्यादि ने लवण को पटु बोला है, लवण रस के लिए क्या प्रयोग किया, पर्यायवाची पटु। ठीक, अब आपने बचपन से सुन रखी होगी एक बात, आज और सुन लीजिए, रस और त्रिदोषों का संबंध। देखिए 6 रस है, इनमें से शुरू के जो 3 हैं, मधुर अम्ल लवण, फिर आगे के 3 लिख रहा हूं, कटु तिक्त कषाय। ये तीनों रस जो शुरू के हैं, ये वात शामक और कफ वर्धक। जो लास्ट के 3 हैं, ये वात वर्धक और कफ शामक। यहां तक सब ओके। जब अपन रस और रसों में महाभूत पढ़ेंगे तो 3 रस ऐसे हैं जिनके अंदर अग्नि महाभूत होता है, अम्ल लवण और कटु। जिनमें अग्नि महाभूत है ये पित्त वर्धक रस, और जो बच गए उनका अगर मैं नाम लिखूं तो 1, 2 और ये 3, इनको मैं लिख देता हूं तिक्त मधुर कषाय। ट्रिक बन जाएगी तमक। तमक एक रोग होता है, श्वास का भेद है। तो ये जो 3 रस है ये क्या है, पित्त शामक। ये जो लाइनें लिखी हुई इनमें यही सब लिखा हुआ, स्वादु अम्ल लवण वायु, कषाय स्वादु तिक्त का पित्तम, शमन के अर्थ में बोल रहा है। तो शुरू के 3 वात के शामक, ये तमक वाले पित्त शामक, ये तमक ही है, कषाय स्वादु तिक्त, और लास्ट के 3 ये कफ शामक। ठीक, कटु अम्ल लवण पित्तम, और ये मैंने बोला था इन तीनों के अंदर क्या होता है, अग्नि महाभूत।
कटु अम्ल लवण, भली आप इसको वैसे कर लो, अम्ल लवण कटु, ये पित्तवर्धक, और स्वादु अम्ल लवण ये कफवर्धक, और कटु तिक्त कषाय ये वातवर्धक। यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको वाग्भट वाली वो लाइन बता देता हूं जिसमें उसने ऐसा लिख रखा है। ये देखो वाग्भट ने षड्रस कैसे लिखे, स्वादु अम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय का अष्टांग हृदय संग्रह दोनों में सूत्र स्थान के पहले अध्याय में लिखा हुआ। फिर लिखा यथा पूर्वम बला वह, इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरी में लिखनी। एक शब्द होता है वह, एक होता है पहा, ये पतंग वाला प है, ये वह है। देखो पहा का मतलब होता है जो कम करे, वह का मतलब होता है जो वृद्धि करे। जैसे यहां लिखा बला वह, तो पहले पहले वाला सबसे ज्यादा बलवान है। मतलब अगर अपन उल्टे चले इधर से इस तरफ तो और ज्यादा बलवर्धक है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बलदायक रस मधुर, फिर उससे कम अम्ल, उससे कम लवण, उससे कम तिक्त, ये तिक्त, उससे कम कटु और उससे कम कषाय, ठीक है। फिर लिखा तत्र आद्य मारुतम धनंती, शुरू के तीनों के लिए बोल रहा है कि ये वात शामक है, वातग्न हो गए ना। तिक्ताद्यम कफम, और आगे के जो तीन हैं वो कफ शामक है। फिर लिखता है कषाय तिक्त मधुरा पित्तम, और ये तीनों पित्त के शामक है। और जो बच गए वो पित्त को करने वाले, अन्यम तु कुर्वन्ति, मतलब पित्त को बढ़ाने वाले। तो जब भी आप संहिता पढ़े अगर कहीं वहा लिखा हुआ है तो वर्धन के अर्थ में कि ये बढ़ाने वाला, और पहा मतलब घटाने के अर्थ। चलिए नेक्स्ट, महाभूत और रसों का संबंध। अभी मैंने आपको समझाई थी एक बात, ध्यान से सुनिए। शुरू के दो रस हैं, तीन रस जो मधुर अम्ल लवण, वो तो इजीली याद हो जाएंगे। ट्रिक है पीजे पाजा, मतलब PAJA। एक बात जो मैंने भी आपको बताई थी कि इन तीनों में अग्नि है, 1 2 और ये 3, तो ये पित्तवर्धक है तीनों। इन तीनों में वायु है, 1 2 और 3, तो ये वातवर्धक हुए। और इन तीनों में जल और पृथ्वी है, इसलिए ये कफवर्धक। बाकी तो इजी हो गया, जो कफवर्धक होगा वो वात शामक होगा, और जो वात शामक होगा वो कफवर्धक होगा। जो पित्तवर्धक होगा उसके अलावा जो बचेंगे वो पित्त शामक। अब महाभूतों में रस याद करने के लिए बस शुरू के 3 को पीजे पाजा से याद कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। कैसे? देखो पीजे पाजा क्या हो गया, पृथ्वी जल, पीजे पाजा पृथ्वी अग्नि जल अग्नि। ये अपने को पता है कि अम्ल लवण में ए से आकाश नहीं होता, अग्नि होता है, ठीक है। तीसरा है उसमें भी अग्नि, और इधर तीनों में वायु चालू हो गई, तो 4 5 6 लास्ट के 3 है उन्हें वात जरूर आएगी। 2 3 4 मतलब अम्ल लवण कटु, इनमें अग्नि जरूर आएगा। बाकी तो पीजे पृथ्वी जल, अब अग्नि दोनों में है तो पृथ्वी अग्नि जल अग्नि, ठीक। फिर उसके बाद में यहां वायु वाले आ गए। अब देखो वायु के साथ में क्या है, एक तो अग्नि होगा कटु में, तो ये तो अपने को पता है, खाली 2 याद रखने लास्ट वाले। तिक्त में वात प्लस आकाश, मतलब वायु महाभूत के साथ में आकाश होता, और कषाय में वात के साथ पृथ्वी होती, ये ध्यान रखना। तो पीजे पाजा वाली ट्रिक है, पृथ्वी जल मधुर, पृथ्वी अग्नि अम्ल, फिर जल अग्नि लवण, है ना। अब अग्नि एक और आगे तक जाएगा कटु में, लेकिन इधर वात शुरू हो जाएगा, तो कटु का बन गया वात प्लस अग्नि। फिर नीचे वालों में एक तो महाभूत वायु ही होगा, तिक्त और कषाय दोनों में। तिक्त में वायु के साथ आकाश होगा और कषाय में वायु के साथ पृथ्वी होगा। फिर भी नहीं याद रहे तो लास्ट वाले में लास्ट वाला होता है पृथ्वी, 5 महाभूत होता है ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी।
और लास्ट रस कौन सा? कषाय। ऐसे याद कर लेना। आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो द्रव्य के भेद, मैंने आपको समझाया था द्रव्य के भेद का पहला आंसर 3 करना है। और वाग्भट ने जो लिखा था ना, समनम कोपम स्वस्थितम द्रव्यमिति त्रिधाम, वो यहीं से लिखा। यहां लिखा है किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम। तो एक तो हो गया ये, तो प्रदूषण वाला तो कोपन, प्रशमन वाला समनम, तो शमनम कोपम, और तीसरा स्वस्थ वृतो मते, स्वस्थ हित कर। तो समनम कोपम स्वस्थ हितम, ये वाग्भट ने बोला था, वो इसी को देख के बोला था। ये कह रहा है कुछ द्रव्य दोष शामक होते हैं, मतलब दोषों को कम करते हैं, तो ये तो ड्रग्स हो गई, मेडिसिन होगी। और कुछ द्रव्य धातु प्रदूषक होते हैं, ये निदान हो गए। और कुछ द्रव्य स्वस्थ व्रत वाले होते हैं, मतलब रूटीन में जो यूज करने के हैं, जो दोषों को बिगाड़ते नहीं है। रूटीन में जैसे आप खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, वैसे हालांकि चरक ने घृत क्षीर अभ्यास को रोज, मतलब दूध और घी रोज खाने वाली चीजों में बोला। इसके अलावा आगे अपन पढ़ेंगे स्वस्थ व्रत के अंदर कि किन द्रव्यों का रेगुलर यूज कर सकते हैं, जैसे मूंग है, सेंधव है, मधु है, ऐसी चीजें आएगी। तो तीसरे वाले जो है वो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए रूटीनली जो काम है। त्रिविधम द्रव्यम, ये 3 प्रकार। तो द्रव्य का पहला आंसर 3 नहीं हो तो फिर 2 भेद करते हैं, कार्य और कारण। कार्य द्रव्य 2 और कारण द्रव्य 9। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। यहां पुनः द्रव्य के 3 भेद किए गए। जांगम, औद्भिद, पार्थिव। जांगम मतलब जीवित जीव जंतु, औद्भिद मतलब पेड़ पौधे, पार्थिव मतलब जो खदानों से निकलते हैं, भूगर्भ से निकलते हैं। तो 3 तरह के द्रव्य हुए। नेक्स्ट सबसे पहले जांगम द्रव्य। अब जांगम द्रव्यों का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आचार्य चरक ने चरक सूत्र 1 में जांगम द्रव्यों के 19 एग्जाम्पल दिए। जांगम द्रव्य का मतलब है कि जिसका सोर्स कोई ना कोई जीवित जीव होगा। जैसे पहले लिखा मधुनी, मधुनी मतलब हनी, मधुमक्खियों से। गोरस, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। पित्त मतलब जो जानवरों का बाइल होता है, वो आयुर्वेद में मेडिसिन बनाने का काम आता है, जैसे गाय का गोरोचन है ना, तो काम आता। वसा जानवरों की चर्बी, उनकी मज्जा। असरग मतलब उनका रक्त, मांस। बाकी तो पढ़ते ही समझ में आ रहा ना कि जानवरों से रिलेवेंट है। विण, मूत्र, चर्म। रेतस मतलब शुक्र, अस्थि, स्नायु, सींग, नख, खुर, ये सब जांगम। आगे लिखा केश, लोम, और आगे लिख दिया रोचना। रोचना वही गोरोचन है, मतलब जो गॉल स्टोन होते हैं ना जानवरों के, वो आयुर्वेद में काम आते हैं इसके लिए, ट्रीटमेंट के, तो उन्हें रोचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। भौम या पार्थिव, भूमि में से निकलने वाले, या फिर पार्थिव। जितनी भी मेटल्स है वो सब किस में आएगी? पार्थिव। सोना, 5 प्रकार के लोग। फिर लिखा है सेमल, ये होता है मंडूर। मंडूर बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। तो जिस आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया वो मंडूर है तो आयरन ही। सिकता मिट्टी, सुधा चूना। मनेशिला और हरताल, मनेशिला आले, ये जमीन में से निकलने वाले आर्सेनिक के कंपाउंड है। मणि मतलब जो हीरे वगैरह होते हैं, जो रॉक में से निकलने वाले महंगे रत्न होते हैं वो। नमक, नमक की खदानें। गैरिक, फेरिक ऑक्साइड है ये भी। और अंजन। नेक्स्ट आगे देखो, ये सब भौम या पार्थिव द्रव्य। चलिए नेक्स्ट, अब आपसे प्रश्न पूछ ले, निम्न में से कौन सा बाकी सबसे अलग है? तो एक तरफ तो दे दे सारे के सारे जानता, और एक दे दे समल, तो पता हो कि समल क्या है। समल है मंडूर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। औद्भिद द्रव्य। औद्भिदम तू चतुर्विद। अब जो आपने जानता पढ़े, पार्थिव पढ़े, उसके बाद तीसरा वर्ग जो है वो है औद्भिद। और औद्भिद द्रव्यों के अंदर क्या लिखता है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, औषधि। ध्यान से सुनिएगा। वनस्पति
और वानस्पत्य, इसमें डिफरेंस समझ लो पहले। वनस्पति का मतलब है कि जिसमें सीधे फल आए, पहले फूल नहीं आए, डायरेक्ट क्या आ जाए, फल। और वानस्पत्य का मतलब है जिसमें पहले फूल आए फिर फल आए। तो जिसमें सिर्फ एक ही चीज आती है वनस्पति, और जिसमें दोनों चीजें आए वो वानस्पत्य। तो ऐसे याद रख लेना कि वह के अंदर कोई मात्रा नहीं है, तो ये वनस्पति हुआ ना। इसका मतलब इसमें एक ही है क्या, डायरेक्ट फल। और जिसमें वह के पीछे दो मात्रा है वानस्पत्य, तो जिसमें दो है उसमें दोनों होते हैं, पहले फूल आते हैं फिर फल आते, यही इनकी परिभाषा। तो लिखता है फलेर वनस्पति, जिसमें सीधे फल आए वो वनस्पति। पुष्पेर वनस्पति फलेर अपि, सॉरी वानस्पत्य, वानस्पत्य में पहले क्या आता है, पुष्प, फिर क्या आएंगे, फल। औषध फल पाक अंता। और आपने देखे होंगे बहुत से प्लांट या फसलें, देखो आप, गेहूं का पौधा है, पकने के बाद में नष्ट हो जाता है। तो जिसके अंदर पौधा फल के पकने पे नष्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं, औषध। और चौथा है प्रतान युक्त, मतलब जो लताएं होती है जैसे गुडुची है, तो जिनके अंदर ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान होते हैं आगे, उन्हें विरुद्ध कहते हैं। तो चार प्रकार के उद्भिद हुए, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध, विरुद्ध। वनस्पति में फलेर वनस्पति, ओनली फल। पुष्पेर वानस्पत्य फलेर अपि, पुष्प और फल दोनों वानस्पत्य। फल पाक अंता, औषध। और चौथा क्या, जो प्रतान युक्त है वो कौन है, विरुद्ध या लताएं हैं, मिलान में आ सकते हैं। ठीक है, सुश्रुत भी यही बताएगा आगे जाके। नेक्स्ट लिख दो, सुश्रुत ने वानस्पत्य को वृक्ष कहा। इसने वानस्पत्य के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया, वृक्ष। और उसने बोला पुष्प फलवंतो वृक्ष, पुष्प फलवंतो वृक्ष। नेक्स्ट देखो, उद्भिद द्रव्य। प्रश्न पूछेगा वो, क्या पूछेगा कि आचार्य चरक ने चरक सूत्र 1 में कितने उद्भिद द्रव्य बताए। कितने पूछे तो भी 18। कितने ग्राही अंग बताए उद्भिद द्रव्यों के, तो भी 18। जांगम के पूछे 19, ग्राही पूछे चाहे संख्या पूछे, मतलब या तो अंग पूछे, अब 18। अब ध्यान से सुनना, उद्भिद मतलब पेड़ पौधों से संबंधित है। आप देखो, मूल, जड़ें, त्वक मतलब छाल, सार मतलब बीच वाला पार्ट, छाल उतारने के बाद, निर्यास मतलब लेटेक्स, नाल जैसे कमल नाल होती, सरस मतलब जूस, पल्लव का मतलब होता है पत्ते, फिर लिखा शार, और इसको इंपोर्टेंट करना शार को, फिर लिखा शीर, इसको भी इंपोर्टेंट करना। अब प्रश्न आ जाए, शीर है चरक अनुसार क्या है, उद्भिद, क्योंकि यहां शीर का मतलब लेटेक्स की बात कर रहा है। जो गाय वाला दूध है उसको तो गोरस कह दिया था पहले। और क्षार जो है ना, जैसे अपामार्ग क्षार है, यव क्षार है, आप नाम सुने, तो अधिकतर क्षार किससे बनते हैं, पेड़ पौधों से। ठीक, तो उस अर्थ में कह रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे टंकण सार, तो टंकण तो पत्थर है, तो नोट डाल लिख देना, टंकण सार क्या है, पार्थिव द्रव्य। क्षार पूछे तो क्या है, उद्भिद। इसके अलावा फल, फूल, भस्म, तेल, कांटे, पत्र, शुंग, कंद, प्ररूप, ये सब उद्भिद गण। तो जानतव के 19 ग्राही अंग या द्रव्य और उद्भिद के 18। नेक्स्ट, इस अध्याय में आगे और क्या पढ़ेंगे। अब यहां से जो भेषज चतुष्क है वो चालू होता है। भेषज वैसे तो चालू हो गया फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन अभी तो फिलोसॉफी पूरी हुई। पहले तो अपन ने षड पदार्थ पढ़े, फिर उसके बाद में ये पढ़े द्रव्य के भेद, क्योंकि षड पदार्थ में से एक है द्रव्य, तो द्रव्य अब पूरा हुआ। वास्तव में ये वाली भेषज है सारी मेडिसिन से, ये अब सब पढ़ेंगे चैप्टर में। 16 मूलिनी, 19 फलिनी, 4 मासने, घृत, तेल, वसा, मज्जा, 5 लवण, 8 मूत्र, 8 पय, 6 शोधन वृक्ष। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो अपन डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ खाली नाम है इसमें। 16 मूलिनी, 19 फलिनी, इसको यहाँ पढ़ेंगे। फिर लवण, मूत्र, इनको यहाँ पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद शोधन वृक्ष, इनको यहाँ पढ़ेंगे। इसके आगे कल पढ़ेंगे, क्योंकि जो टारगेट पीजी वाला बैच है उन बच्चों से बात करनी है कुछ, तो आप वाले बैच को
इसके आगे की जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे कल अपन। और इस चैप्टर का आगे का जो मटेरियल है ना वो यही है, मूलिनी फलिनी मास ने लवण मूत्र पय और शोधन वृक्ष। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर। नहीं कल तो संडे है, तो परसों मंडे को मिले। ठीक, कल संडे है ना, ठीक।